गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी थी। नुपुर अपने मोबाइल पर इंटरनेट की दुनिया में बिजी हो गई। फेसबुक और उस पर फैले मित्रता के संसार विचार मग्न हो गई। वह मित्र जिन्हें कभी देखा नहीं, जिनसे कभी मिले नहीं, वे सोशल मीडिया के जरिए जीवन में कितने गहरे तक प्रवेश कर गए हैं। फेसबुक पर बने मित्रों में से एक है पीयूष कुमार। सकारात्मक, रचनात्मक, उमंग, उत्साह और जोश से सराबोर, अंग्रेजी में कह लीजिए मिस्टर पीके। नुपुर के फेसबुक के मित्रों में सबसे घनिष्ठ मित्र है पीके। नुपुर अपना मोबाइल लेकर विचारों में खो गई। कितनी प्यारी, कितनी अलग दुनिया है वह, जहाँ आपने जिसको कभी नहीं देखा हो, उससे कभी न मिले हो, वह भी आपका घनिष्ठ मित्र हो जाता है। नुपुर मोबाइल पर उंगलियां थिरकाती हुई याद करती है अतीत को, जब गाड़ी की सीट पर बैठा व्यक्ति यात्रा के दौरान कोई अखबार या पत्रिका पढ़ता नजर आता था। लेकिन आज मोबाइल और इंटरनेट ने कई चीज़ों को एक साथ दूर कर दिया। मसलन घड़ी, अखबार, पत्र पत्रिकाएं, यहाँ तक कि अपने आसपास बैठे या रहने वाले लोगों से भी दूर किसी नई दुनिया में प्रवेश करा दिया। मोबाइल की दुनिया में खोए रहने वाले लोगों के करीबी इस यंत्र से जलने लगे हैं। अपनी आज की यात्रा की तैयारी करते हुए जब सवेरे नुपुर को उसका पति हर्ष समझा रहा था कि लखनऊ जाकर वह किससे संपर्क करे, कहाँ रुकेगी आदि, तब नुपुर ने पति को बताया कि वह कतई चिंता न करें। फेसबुक के मित्र पीयूष का मैसेज आ गया है कि बेफिक्र होकर लखनऊ चली आए, आगे वे सब संभाल लेंगे। नुपुर के पति काफ़ी गुस्सा हो गए थे। क्या क्या नहीं कह गए। फेसबुक की मित्रता फेसबुक तक ही सीमित रखनी चाहिए, विशेषकर महिलाओं को कुछ ज़्यादा ही सावधानी रखनी चाहिए। झूठे नामों से कई फर्जी अकाउंट फेसबुक पर खुले रहते हैं। फेसबुक की हाय हेलो फेसबुक तक ही सीमित रखनी चाहिए। महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। भूरण से लेकर वृद्धावस्था तक न जाने पुरुष कब किस रूप में स्त्री को धोखा दे दे। जिस व्यक्ति को कभी देखा ही नहीं, उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। नुपुर को लगा कि पति, जिनको वह खुले विचारों का पुरुष समझ रही थी, उनकी आधुनिकता का मुलम्मा उतरने लगा है। नुपुर ने इतना ही कहा था कि जो व्यक्ति 5 वर्षों से उसकी सहायता कर रहा है, जिसके सारे पोस्ट सकारात्मक होते हैं, ऐसे व्यक्ति पर अविश्वास करना जायज़ नहीं है। जब पति पत्नी के बीच बहस बढ़ रही तो नुपुर कह उठी थी, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, अधेड़ महिला हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, मुझे कौन खा जाएगा, मैं अपनी रक्षा करने में सक्षम हूँ। हर्ष खामोश तो हो गया था, पर यह बताने के लिए नहीं चूका कि नुपुर के ठहरने की व्यवस्था उन्होंने चौक के पास अपने विभाग के गेस्ट हाउस में करा दी है। जब नुपुर ने पहले नहले पर दहला मार दिया कि ज़्यादा ही डर लग रहा हो तो वह भी साथ चल सकते हैं, तब हर्ष कुछ देर के लिए खामोश हो गया। वह बात को बदलने की नियत से बोला, तुम तो बिना वजह नाराज़ हो गई, मेरा मतलब है सावधानी रखना। कहने को तो बात ख़त्म हो गई, पर विचार मंथन चल रहा है। होने को तो क्या नहीं हो सकता। जो बातें वे पुरुषों के बारे में फेसबुक के संदर्भ में कर रहे थे, महिलाओं के बारे में भी हो सकती हैं। नुपुर इन विचारों को झटक कर आज की घटना से अलग होने की कोशिश करती है। लगता है गाड़ी सड़क कर किसी स्टेशन पर विश्राम कर रही है। प्लेटफॉर्म पर रोशनी और चहल पहल है। नुपुर आंखें बंद किए अपने अतीत के गलियारों में पहुंच चुकी थी। लगभग 25-30 वर्ष पहले नुपुर के जीवन की गाड़ी दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर हर्ष रूपी प्लेटफॉर्म पर रुकी थी। नुपुर ने विवाह के बाद महसूस किया कि पुरुष के बगैर स्त्री आधी अधूरी है। दाम्पत्य जीवन के सुख ने उसको भाव विभोर कर दिया। प्यारा सा पति हर्ष और शादी के बाद तीसरे स्टेशन के रूप में प्यारा सा मासूम बच्चा आ गया। रेलगाड़ी चलने लगी थी। हर्ष की अच्छी खासी सरकारी नौकरी और नुपुर की गोद में सुंदर प्यारा मासूम बच्चा दिन पंख लगाकर उड़ रहे थे। सार संभाल से बच्चा बड़ा हो रहा है। हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर चल पड़ता है। एक दिन पता लगता है एक बचपन छिटक कर कहीं अलग हो गया। सांस लेते लेते पता लगता है कि कीमती यौवन भी जाने कहाँ पीछा छुड़ा कर चला गया। देखते ही देखते नुपुर का बेटा यश 15 वर्ष का किशोर हो गया। किशोर बच्चों की तरह आकाश में उड़ान भरने के सपने लेकर एक दिन माता पिता के आगे उसने मंशा जाहिर की, मेरे सारे फ्रेंड आईआईटी की कोचिंग लेने कोटा जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ कोटा जाना चाहता हूँ।
मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूँगा, आईआईटी एंट्रेंस क्वालिफाई करूँगा, फिर किसी के सामने मुझे नौकरी के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। कैंपस से प्लेसमेंट हो जाएगा और भारी भरकम सैलरी पैकेज मिलेगा। बेटे यश का सोचना कतई गलत नहीं था। इस देश का युवा किशोर मन बेरोजगारी से कितना डरा हुआ है। बच्चे भी इस सत्य को जान गए हैं कि अच्छी नौकरी में ऊपर का 5% शेष 50-60% मजदूरी कार में, जो दोनों के लायक नहीं है, वह बेरोजगारों की बढ़ती जमात का हिस्सा है। पिता की नौकरी बहुत बड़ी तो नहीं पर छोटी भी नहीं थी। परिवार में कुल जमा 3 प्राणी थे, सो बेटे की ऐसी सोच देखकर हर्ष और नुपुर प्रसन्न हो गए। आनंद फानंद सपनों को पंख लग गए। माता पिता दोनों यश के साथ कोटा गए। कोटा में सप्ताह भर रुककर अच्छी कोचिंग सेंटर की फीस भरकर बेटे को दाखिला दिलवाया। अच्छे हॉस्टल में उसके रहने खाने की व्यवस्था की गई। पति पत्नी ने बेटे को कोई तकलीफ न हो, सो एक बैंक खाते का एटीएम कार्ड भी उसे दे दिया। बेटे यश को छोड़कर जब वे वापस लौट रहे थे तो दोनों का मन भारी था। नुपुर की आंखें भी भर आईं। जब यश साथ था तो उसके कितने बड़े बड़े सपने थे, जितने बड़े सपने उतनी बड़ी बातें। पूरी यात्रा उसकी बातों में कितनी सहज हो गई थी। वापस लौटते समय हर्ष और नुपुर का दर्द तो एक ही था, बेटे से बिछुड़ने का दर्द, जिसके लिए वे मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। फिर भी हर्ष ने सामान होने का अभिनय करते हुए नुपुर को समझाया था, देखो नुपुर, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बच्चों को योग्य बनाना हो तो माँ बाप को यह दर्द सहना ही पड़ता है। इस दर्द को सहने के लिए हमें पक्षियों का जीवन समझना पड़ेगा। जिस दिन पक्षियों के बच्चे उड़ना सीख जाते हैं, बिना किसी देर के उड़ जाते हैं, फिर लौटकर नहीं आते। मनुष्य में कम से कम ये तो संतोष की बात है कि उड़ना सीखकर भी बच्चे माँ बाप के पास आ सकते हैं। नुपुर ने भी अपने मन को समझाया, कुछ खोकर कुछ पाना है। आखिर यश को जीवन में कुछ बनकर दिखाना है तो उसे कुछ दर्द तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। कमोबेश माता पिता हर शाम फोन पर यश की खबर ले लिया करते थे। यश के खाने को लेकर दोनों चिंतित रहते। मैच और होटल का खाना कितना भी अच्छा क्यों ना हो, घर के खाने की बराबरी तो नहीं कर सकता और वह संतुष्टि भी नहीं मिलती। पति पत्नी दोनों ही माह में एक बार कोटा शहर चले जाते थे। कोटा की हर गली में कुकुरमुत्तों की तरह हॉस्टल में ढाबे और कोचिंग सेंटरों की भरमार है। हर रास्ते पर किशोर उम्र के लड़के और लड़कियां सपनों का अरमान की तरह पीठ पर किताबों के नोट्स का बोझ उठाए घूमते फिरते, चहचाते बतियाते दिख जाते। जगह जगह कामयाब छात्रों के बड़े बड़े होर्डिंग कोचिंग सेंटर का प्रचार करते दिखाई पड़ते। उन बच्चों का हिसाब किसी के पास नहीं था जो संख्या में 95% थे और कामयाब नहीं हो पाए थे। टेलीफोन पर बात करते हुए नुपुर अपने बेटे हर्ष से हर छोटी छोटी बात पूछती रहती। दिन महीने गुजरते गए। सावन का महीना आ गया। चारों तरफ बरसात की झमाझम और हरियाली का सुहाना दृश्य धरती पर छा गया। ऐसे मौसम में यश माँ से पकौड़े बनवाया करता था। नुपुर का बहुत मन हो रहा था अपने बेटों को पकौड़े खिलाने का। शाम को उसके पति हर्ष ने भी जब पकौड़े बनाने की मांग की तो नुपुर ने कह दिया, बच्चा तो यहाँ है नहीं, उसके बगैर उसकी पसंद की चीज़ खाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तब हर्ष ने भी उसकी बात मान ली। नूपुर की स्मृति श्रृंखला का तारतम्य टूटा क्योंकि रेलगाड़ी को शायद सिग्नल नहीं मिला था और वह स्टेशन से बहुत दूर कहीं अंधेरे में खड़ी हो गई थी। ऐसा ही कोई दिन उगा था जब बरसात रात भर अपना कहर बरपाकर खामोश हुई थी। नदी नाले उफान पर थे। अचानक घबराए और रुआंसा हर्ष घर आया। साथ में दफ्तर के कई फ्रेंड्स और अड़ोसी पड़ोसी भी इकट्ठा होने लगे। नूपुर कुछ समझ नहीं पा रही थी। चारों तरफ उदास चेहरों की खामोशी पसरी थी। घर से दूर बाहर कहीं कोई बतिया रहा था। उसके शब्द नूपुर के कानों में पड़े तो वह दहाड़ मारकर चीखी और बेहोश हो गई। कोई बता रहा था कोटा में यश अपने मित्रों के साथ किसी जल प्रपात पर पिकनिक मनाने गया था। वहाँ तेज बहाव में पांव फिसल गया और पानी में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। हंसते खेलते किशोर उम्र के इकलौते बेटे की लाश जब घर आई, माता पिता दोनों का बुरा हाल था। नूपुर को लगा उसकी आंखों के आगे घनघोर अंधेरा छा रहा है, जैसे किसी ने ऊंची पर्वत की चोटी पर से उसे धक्का दे दिया हो और वह गहरी खाई में जा गिरी हो। नूपुर की फुलवारी उजड़ गई। बगिया थी पर हरियाली तो चली गई। यह सदमा इतना गहरा था कि वह कोमा में चली गई। लगभग 15 दिनों तक बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती रही। रिश्तेदारों की अपनी समय सीमा थी। कहते हैं कंधा देने वाला शमशान तक कंधा देता है। शव के साथ बह चलते रहते रहा। यश की मौत को लगभग 3 माह हो गए पर अभी तक नूपुर सामान नहीं हो पाई। घर के भीतर मातमी सन्नाटा छाया था। हर्ष का समय तो दफ्तर में कट जाता। यूँ तो वह भी कम दुखी नहीं था पर उसे लगता था जो चीज़ जानी थी वह जा चुकी है। कितना भी करो बेटा, यश वापस कभी लौट कर नहीं आएगा। अब तो किसी की
किसी भी तरह नुपुर के जीवन को पटरी पर लाना उसकी प्राथमिकता है। इसी क्रम में उसको सुझा कि अकेले आदमी के लिए मोबाइल बिजी रहने व समय गुजारने का बहुत बड़ा साधन हो सकता है। एक दिन हर्ष ने एक अच्छा मोबाइल लाकर नुपुर को दे दिया। पहले नुपुर ने कोई रुचि नहीं दिखाई, लेकिन हर्ष को यकीन था कि ये एक ऐसा यंत्र है जिसकी एक बार सनक चढ़ने पर आदमी इसको छोड़ता नहीं है। उसने बड़ी मनमोहर कर नुपुर को समझाया, इसमें दोस्तों का एक बहुत बड़ा संसार है, जहाँ आदमी कभी अकेला महसूस नहीं करता, बल्कि अपनी रुचि के लोगों को चुनने पर खुशी मिलती है। हर्ष के बार बार अपील करने और ये कहने पर कि फ्री तौर पर देख लो, अच्छा न लगे तो एक तरफ पटक देना, नुपुर ने गर्दन हिला दी। तब हर्ष ने सारे फंक्शन फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब व गूगल सर्च का शुरुआती परिचय उसे दे दिया। कुछ दिनों तक तो मोबाइल वैसे ही पड़ा रहा। धीरे धीरे नुपुर को लगने लगा कि हर्ष बड़ा मन करके लाया है, उसका मान रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। एक बार नुपुर ने मोबाइल को इस्तेमाल में क्या लिया कि वह इतनी एक्सपर्ट होती चली गई कि उसकी उंगलियां अब मोबाइल पर हर समय थिरकती रहती थी। फेसबुक के मित्रता संसार में एक दिन उसका परिचय पीयूष कुमार यानी मिस्टर पीके से होता है। अक्सर नुपुर अपने दिवंगत बेटे यश को लेकर कुछ न कुछ पोस्ट करती रहती थी। फीलिंग सैड, फीलिंग अनहैप्पी, बिगेस्ट मिस्ट्री ऑफ माई लाइफ आदि आदि। निराशा के साथ अंधकार में आशा की किरण की तरह पीयूष के पोस्ट, लेख, टिप्पणियाँ सकारात्मक, सरगर्भित, आशावादी दृष्टिकोण से ओतप्रोत हुआ करते थे। हर्ष को लगा नुपुर का ये मोबाइल फ्रेंडली उसे सामान होने में सहयोग दे रहा है। उसका सोचना सही भी था। फेसबुक पर पीयूष के साथ उसकी मित्रता गहरी होती चली गई। नुपुर को एहसास हुआ कि ये एक अजीब संसार है, जहाँ आपसे हजारों मील दूर अनजान व्यक्ति भी किस तरह आपके दुख में भागीदार बनता है। इतना ही नहीं, वह कैसे आपका सहायक बनकर समस्याओं का समाधान सुझाता है। नुपुर ने अपने बेटे की मृत्यु की दुख भरी त्रासदी फेसबुक पर पोस्ट कर दी। अपनी तकलीफ और जीवन गुजारने की यथास्थिति भी लिख दी। पीयूष ने पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी, जो कुछ आपके जीवन में घटित हुआ उसके प्रति संवेदना प्रकट करने में शब्दकोश छोटा पड़ जाएगा। जीवन कहीं नहीं रुका है, कभी नहीं रुकता। हर मनुष्य का जीवन केवल एक बार और अंतिम बार रुकता है, केवल खुद की मौत पर। इसी तरह की अनेक पोस्ट लगातार आती रहती। नुपुर के ठहरे हुए जीवन में कुछ हलचल होने लगी। एक बार पीयूष ने हृदय रोग के एक अस्पताल की दीवारों के चित्र पोस्ट किए, जहां दिल के चित्र पास लिखा था, हंसो हंसो, दिल की बीमारियों में कभी ना फंसो। एक दिन पीयूष ने लिखा, मैडम, जीवन भर बेटे की याद में आंसू बहाने से कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा यह है कि गरीब, जरूरतमंद और अनाथ बच्चों के लिए कोई काम हाथ में लिया जाए, खुद का समय भी निकल जाएगा और संतोष भी मिलेगा। ये सुझाव नुपुर को बहुत अच्छा लगा। हर्ष से जब उसने इस बारे में चर्चा की तो उसने भी उत्साह व रुचि दिखाई। जब नुपुर का सकारात्मक संकेत मिला तो पीयूष ने उसे बताया कि वह खुद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग प्रधान कार्यालय लखनऊ में बड़े अधिकारी के पद पर कार्यरत है, वो उसकी हर तरह से मदद करेंगे। पीयूष ने पालनहार योजना, मूक बधिर विद्यालय, विकलांगता विद्यालय, मंदबुद्धि छात्रगृह आदि योजनाओं का सहायता ईमेल कर दिया। साथ ही ये भी मार्गदर्शन कर दिया कि किस तरह एनजीओ बनाकर सरकारी संस्थाओं से आर्थिक सहयोग लेकर ऐसे संस्थान का संचालन किया जा सकता है। पीयूष ने बताया कि बेटे यश की स्मृति को कैसे यादगार बनाया जा सकता है। एक पंपलेट यश की स्मृति में छपाकर अपना मंतव्य स्पष्ट किया जाए कि एनजीओ के मकसद निस्वार्थ भाव से कमजोर, गरीब, लाचार बच्चों को शिक्षित करने का है। पीयूष ने से नुपुर को सारा मार्गदर्शन फ़ोन और सोशल मीडिया पर मिल रहा था। वे लगातार नुपुर को उत्साहित कर रहे थे। नुपुर ने अपनी एक टीम बनाई, एनजीओ बनाया। नुपुर ने निस्वार्थ भावना को देखते हुए उसे आर्थिक सहायता मिलती गई। पीयूष के सहयोग से सरकारी अनुदान भी जल्द ही मिलने लगा। शहर में खुल गया विकलांग बच्चों के लिए एक अच्छा विद्यालय। नुपुर को इस काम में बहुत संतोष महसूस होने लगा। उसकी व्यस्तता को देख भी बढ़ गई। हर निस्वार्थ सेवा में उसे खुशी मिलने लगी। किसी का सहारा बनने में कितना सुख मिलता है, नुपुर को उसका एहसास हो रहा था। नुपुर पिछले 5 वर्षों से विकलांग विद्यालय को कामयाबी के साथ चला रही थी। पीयूष के लगातार सहयोग और मार्गदर्शन से विकलांग छात्र विद्यालय दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। अभी तक कोई ऐसा मौका नहीं आया जब नुपुर की पीयूष से आमने सामने मुलाकात हुई हो। नुपुर मन ही मन पीयूष के प्रति एहसानमंद होने का अनुभव करती थी। कुछ दिनों से पीयूष से उसकी बात हो रही थी। संदर्भ था विद्यालय का 5वां स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाने का। नुपुर चाहती थी
उक्त आयोजन में सामाजिक न्याय विभाग के निदेशक, विभाग के मंत्री तथा लखनऊ के प्रख्यात समाज सेवी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं। इस काम के लिए भी पीयूष के सहयोग की मौखिक स्वीकृति मिल गई थी। नुपुर इंदौर में रहकर विद्यालय चला रही है। अब औपचारिक रूप से संस्था प्रधान के रूप में नुपुर को निमंत्रण देने हेतु खुद लखनऊ जाना पड़ रहा है। कल सवेरे ही पीयूष ने नुपुर से कहा था, लखनऊ आ जाइए, सारी व्यवस्था हो जाएगी। 5 वर्षों से जिस व्यक्ति से फेसबुक पर संपर्क है वह किसी सरकारी विभाग के जिम्मेदार अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है और पग पग पर उसकी सहायता कर रहा है। उसका शिष्टाचारवश भी अतिथि को ठहराने का दायित्व तो बनता ही है। इसी बात पर आज सवेरे हर्ष भड़क गया था। कहा था कि फेसबुक या मित्र के यहाँ कहाँ ठहरोगी। नुपुर इतना तो समझती है कि सामान्य शिष्टाचार और आग्रह में अंतर होता है, सो उसने यही कहा था कि ये एक मित्र का आत्मीय आग्रह भी हो सकता है। नुपुर खुद समझदार है, इतना तो जानती है कि महानगर कल्चर में किसी के घर रुककर उसको परेशानी में डालना ठीक नहीं होता। रेलगाड़ी आखिरकार गंतव्य स्टेशन पर पहुंचकर रुकी और नुपुर की विचार श्रृंखला टूटी। वह टैक्सी कर स्टेशन से सीधे पति हर्ष के बताए गेस्ट हाउस में जा ठहरी। फिर नहा धोकर तैयार होकर नुपुर अब पीयूष के कार्यालय में पहुंच गई। आगे के निमंत्रण इत्यादि पीयूष खुद साथ रहकर मंत्री जी तथा निदेशक महोदय आदि से दिलवाएंगे। प्रधान कार्यालय के एक कक्ष के बाहर बोर्ड लगा हुआ था, उप निदेशक पीयूष कुमार। कक्ष के भीतर प्रवेश करते ही हतप्रभव होने की बारी नुपुर की थी। पीके खुद दोनों पांवों से विकलांग है तथा दोनों बैसाखियां उनकी घूमती हुई कुर्सी के पास पड़ी हैं। पीयूष ने उत्साहपूर्वक अभिवादन करते हुए नुपुर को कुर्सी पर बैठने को कहा। नुपुर को क्षण भर के लिए लगा कि उसका मस्तिष्क भी रिवॉल्वंग कुर्सी की तरह घूम रहा है। 5 वर्ष की फेसबुकिया मित्रता में पीयूष ने कभी ये नहीं बताया कि वह विकलांग है। उनकी फ़ोटो प्रोफाइल में एक भी चित्र ऐसा नहीं है जिससे उनके विकलांग होने का पता चले। क्षण भर के लिए नुपुर को लगा कि फेसबुकिया मित्र पर हर्ष की टिप्पणी सही हो रही है। नुपुर की तन्मयता भंग हुई। पीयूष प्रसन्नतापूर्वक बातें करते हुए उसे सभी वीआईपी के पास ले गए। कमोबेश सारी औपचारिकताएं पूरी हो गईं। सभी ने नुपुर के निस्वार्थ कार्य की प्रशंसा की तथा उसके वार्षिक कार्यक्रम में 100% उपस्थित रहने का आश्वासन भी दिया। नुपुर भीतर से थोड़ी असहज महसूस जरूर कर हुई, पर बाहर से सहज दिखने का प्रयास कर रही थी। पीयूष को धन्यवाद देते हुए नुपुर ने कहा कि वह अब गेस्ट हाउस जाकर विश्राम करेगी और रात की ट्रेन से वापस लौट जाएगी। पीयूष ने कहा, मैडम आपकी जैसी इच्छा हो वैसे ही करें। मेरी तो केवल इतनी अपील है कि मेरी पत्नी का आज जन्मदिन है। बच्चों ने घरेलू केक काटने का कार्यक्रम रखा है। घर के सदस्यों के अलावा कोई नहीं है। आप भी हमारी खुशी में शामिल हो। आपको समय के भीतर जहां आप कहेंगी छोड़ दिया जाएगा। नुपुर के ये स्वीकार करने के बाद दूसरी बार चौंकने का अवसर था, क्योंकि यह विकलांग व्यक्ति अपनी कार फर्राटेदार प्रोफेशनल ड्राइवर की तरह चला रहा है। बरसों पुरानी मित्रता की तरह दुनिया जहान की बातें कर रहा है। कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा कि पीयूष विकलांग है। वह तो उत्साह व उमंग से लबरेज है। पेड़ पौधों की हरियाली से अच्छा दृश्य पीयूष के घर के ड्राइंग रूम में बैठी नुपुर दीवार पर सजी विविध पेंटिंग्स को निहारती है और उनके रहन सहन से बहुत प्रभावित होती है। एक विकलांग व्यक्ति भरे पूरे परिवार के साथ पूरे आनंद से जीवन जी रहा है। बर्थडे केक टेबल पर आ गया। पीयूष का बेटा व बेटी इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। बेटा बेटी से परिचय हुआ। बेटा एमबीबीएस और बेटी एमटेक कर रही है। दोनों छुट्टियों में घर आए हुए हैं। पीयूष की पत्नी केक काटते समय ही आई। नुपुर के अभिवादन का उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके मुंह पर चेचक के निशान थे। शायद वह एक आंख से भैंगी थी। उसके केक काटते ही बच्चों ने उत्साह के साथ तालियां बजाईं। हैप्पी बर्थडे मम्मा। पीयूष ने केक खाने के लिए मुंह खोला ही था कि उनकी पत्नी ने गुलाल की तरह केक उनके गालों पर मल दिया। फिर हो कर हंसी। पीयूष भी इस हंसी में शामिल हो गए। उनकी बेटी बोली, मम्मा आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, चलिए अपने कमरे में। बेटी उनको लेटाकर आ गई। पीयूष घटना निरपेक्ष कर नुपुर से बतियाते हुए पार्टी का आनंद ले रहे थे। पार्टी समाप्त होने पर वह अपनी कार से नुपुर को गेस्ट हाउस छोड़ने आ रहे हैं। वह कह रहे हैं, मैडम माइंड ना करें, मेरी पत्नी मंदबुद्धि है। मेरा विवाह भी मेरे जीवन में किसी चमत्कार से कम नहीं है। मेरा जन्म अत्यंत गरीब परिवार में हुआ। बचपन में मुझे पोलियो हो गया। माता पिता अपने सामर्थ्य के अनुसार भटके, पर मैं ठीक नहीं हो पाया। मैं पढ़ने में तेज था पर निराश हो गया। माँ ने एक छोटे से स्कूल से के मास्टर जी जो बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते थे उनके घर में पढ़ने भेजा। मास्टर जी के आगे मैं अपने
पाँवों की तरफ देखकर बहुत रोया। गुरुजी, मैं जीवन में क्या करूँगा? मेरे तो पाँव ही नहीं है। मास्टर जी ने कहा, बेटा तुम जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो, पर पहली शर्त है कि अपने बीमार और अपाहिज पाँवों के विषय में नहीं सोचोगे, तो जीवन में बहुत तेज दौड़ोगे। इस बात से मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया। मैंने तय किया मुझे किसी दया भीख या सहानुभूति की बैसाखियों पर जीवित नहीं रहना, और तब से मैंने अपने लाचार पाँवों की चिंता करना छोड़ दिया। इस गुरु मंत्र को गांठ बांध दिया। सो आज यहाँ खड़ा हूँ। मैं पढ़ने लिखने में होशियार था, छात्रवृत्तियाँ मिलती गईं, पढ़ता गया और सरकारी अधिकारी बन गया। दफ्तर में कहीं से कोई खबर लाया कि विशाखापट्टनम में विकलांगों के इलाज का बहुत बढ़िया अस्पताल है, जिसे कोई ट्रस्ट चलाता है। वहाँ बहुत कम खर्चे में इलाज हो जाता है। दफ्तर वालों ने हौसला बढ़ाया, आर्थिक सहायता दी, और मैं पोलियो का इलाज कराने के लिए लंबी छुट्टी लेकर विशाखापट्टनम पहुंच गया। देश विदेश के अनेक बीमारों का वहां भारी जमावड़ा था। कुछ परिवर्तन तो मुझ में भी आया। लंबा इलाज चलता है, संभावना का पता नहीं लगता है। वहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है 20% हम ठीक करते हैं, 80% आपको ठीक होना है, जिसका मतलब स्पष्ट है, कठिन व्यायाम लंबे समय तक करते रहो। कुल मिलाकर कम उम्र के बच्चों की ठीक होने की ज़्यादा संभावना रहती है। मेरे जैसे 30 वर्षीय युवक के ज़्यादा ठीक होने की गुंजाइश तो नहीं थी, पर कुछ सुधार हो रहा था। अस्पताल में मेरे कमरे का झाड़ू पोछा लगाने वाली वृद्ध नौकरानी का मुझसे अपनापन होने लगा। एक दिन उसी ने ही बातों बातों में बताया कि इस दुनिया में एक लड़की के सिवा उसका कोई नहीं है। 25 वर्षीय लड़की मंदबुद्धि है, मेरे बाद उसका न जाने क्या होगा। एक दिन वह अपनी लड़की को साथ लेकर आई। बेबाक शब्दों में बताया कि बचपन में चेचक निकली, एक आंख भंगी हो गई, मंदबुद्धि है, कुछ समझ पड़ता है कुछ नहीं पड़ता है। क्या आप मेरी लड़की से विवाह करेंगे? मैं एकदम सख्ते में आ गया। पर मैं भी तो विकलांग हूँ, वह बोली। कुछ कमी इसमें है, कुछ आप में है। दोनों मिलकर एक दूसरे को पूरा कर सकते हो। आप विकलांग अवश्य हो, पर पढ़े लिखे हो, समझदार और सरकारी नौकरी में हो। फिर मेरी बेसहारा लड़की को अच्छा सहारा मिल जाएगा। मैंने कहा, तुम समझ रही हो मैं ठीक हो रहा हूँ, पर मैं ठीक नहीं होऊंगा तो क्या होगा? कोई बात नहीं, मेरी बेटी को सहारा मिल जाए, मैं तो शांति से मर सकूंगी। इस प्रकार सीधी सादी शादी हो गई। आज केक काटते हुए जो घटना घटी वह तो सामान है, ये तो मेरी दिनचर्या का अंग है। वैसे भी मेरी पत्नी का सही जन्म दिनांक तो पता ही नहीं है। वह तो हमने अपने शादी की तारीख को ही उसका जन्मदिन मान लिया है। नुपुर जी, अपूर्ण पुरुष और अपूर्ण स्त्री के वैवाहिक जीवन में अनेक विसंगतियां आती हैं, जिन्हें झेलना पड़ता है। शरीर विकलांग हो सकता है, मन मंद हो सकता है, पर दिल की तो अपनी भूख होती है। संतोष और आनंद है कि दो होनहार बच्चे हैं। गेस्ट हाउस सामने था। नुपुर बोली, सर जी मैंने आपको कुछ गलत समझ लिया, क्षमा करना। पीयूष ठाकर लगाकर हंसे। नुपुर जी, आप मेरी घनिष्ठ मित्र हैं, गलत समझने का भी आपको हक है। पीयूष चले गए थे। मैं सोच रही थी कि दुनिया में सब अपने अपने दुख से दुखी हैं, लेकिन नज़र घुमाकर औरों को देखो तो लगता है अपना दुख कितना कम है। एक बार फिर यश को याद करके नुपुर की आंखें नम हो उठी। तो बस आज की कहानी में इतना ही। धन्यवाद आप सब।